नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल एटी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम विज्ञान के 30 प्रश्नों की श्रृंखला लेके आपके सामने आए हैं, जो कि क्या कहते हैं बीपीएससी द्वारा अब तक पूछे गए प्रश्नों में से हैं। पहला प्रश्न है, एंगस्ट्रॉम इकाई है। तो इस प्रश्न का 5 ऑप्शन दिए हैं। पहला है तरंग दैर्ध्य, ऊर्जा, सी है आवृत्ति, डी वेग की, और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर होता है, और इसका प्रतीक इस तरीके से दर्शाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रकाश वर्ष की इकाई है। पहला ऑप्शन दिया है ए दूरी की, बी समय की, तीसरा ऑप्शन है आयु की, चौथा ऑप्शन है प्रकाश की तीव्रता की, और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो प्रकाश वर्ष है इसकी इकाई है दूरी की। जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी की इकाई है, और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुना 10 की पावर 15 मीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश वर्ष का संबंध है। ये भी प्रश्न पिछले वाले की तरह है, वही प्रश्न है। इसमें संबंध पूछा है तो इसमें भी ऑप्शन दिए हैं। पहला ऊर्जा से, दूसरा चाल से, तीसरा दूरी से, चौथा तीव्रता से, और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो जिसका इसका सही उत्तर है दूरी से। एक प्रकाश वर्ष जो दूरी है ये खगोलीय दूरी का मापक है, जिसके प्रयोग द्वारा ग्रहों के बीच की दूरी का आकलन करने के लिए किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है वोल्टमीटर विभवांतर, एमीटर विद्युत धारा, पोटेशियोमीटर विद्युत वाहक बल, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है डी गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध। यानी कि गैल्वेनोमीटर का प्रयोग एक छोटी विद्युत धारा को डिटेक्ट करने हेतु किया जाता है। यानी कि ये विद्युत धारा को डिटेक्ट करने हेतु किया जाता है। और विद्युत प्रतिरोध का मापन ओम मीटर, यानी कि ओम मीटर द्वारा किया जाता है। बाकी जो ऑप्शन है वो सही मेल किए गए हैं, जैसे वोल्ट मीटर विभवांतर, एमीटर विद्युत धारा, और पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल है। बाकी इसमें जो चौथा ऑप्शन था यही सही मेल नहीं था। अगला प्रश्न, एक जिप्टो बराबर होता है। इसमें ए ऑप्शन दिया है 10 की पावर -25, बी ऑप्शन दिया है 10 की पावर 25, सी ऑप्शन दिया है 10 की पावर -21, और डी दिया है 10 की पावर
-22 और ई ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है 10 की पावर -21। अगला प्रश्न, घड़ी में समय मापा जाता है। पहला ऑप्शन है क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा, दूसरा ऑप्शन है बी हीरा क्रिस्टल द्वारा, सी ऑप्शन है सीसा द्वारा, डी ऑप्शन है इस्पात द्वारा। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो ए है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा। घड़ियों में समय क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा मापा जाता है और घड़ियों में प्रयुक्त जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है और क्वार्ट्ज क्रिस्टल एक पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ होता है। अगला प्रश्न, ऑडियोमीटर क्या नापता है? पहला ऑप्शन है ए ऊंचाई, बी वायुमंडलीय दाब, सी हृदय गति, डी ध्वनि की तीव्रता, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका ऑप्शन है सही ऑप्शन है वो है डी ध्वनि की तीव्रता। और ऑडियोमीटर द्वारा जो है ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। इसी प्रकार स्टेथोस्कोप से हृदय की गति को मापा जाता है और बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है और अल्टीमीटर द्वारा ऊंचाई का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? इसमें पांच चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन ए है विद्युत मोटर का विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, बी ऑप्शन दिया है सुरक्षा फ्यूज विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, सी दिया है विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण से, और चौथा दिया है डी उपयुक्त में से एक से अधिक। मतलब इसमें से हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल किया गया है। तो जो इसका आंसर है वो है डी उपयुक्त में से एक से अधिक। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो सही है। फिर सुरक्षा फ्यूज विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का कार्य करता है, बी ऑप्शन भी सही है। उसके बाद विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रभाव पर आधारित है, यानी कि ये भी ऑप्शन सही है। इसलिए सारे जो मेल हैं वो सही हैं, तो डी ऑप्शन जो है वो सही होगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न, पेंडुलम घड़ी की समय अवधि यानी दोलन काल होती है। जैसे एक पेंडुलम घड़ी होती है उसके जो दोलन करने का समय हो काल होता है वो कितना होता है? ए ऑप्शन दिया है 1 सेकेंड, बी ऑप्शन दिया है 2 सेकेंड और सी ऑप्शन दिया है 1.5 सेकेंड, डी ऑप्शन दिया है 1 घंटा। तो इसका जो है सही ऑप्शन है वी 2 सेकेंड। पेंडुलम घड़ी का जो समय अवधि दोलन काल है 2 सेकेंड होती है और पेंडुलम एक निश्चित बिंदु से लटके हुए पिंड को कहते हैं। जैसे एक बिंदु है इससे लटके हुए एक पिंड होता है उसे पेंडुलम कहते हैं और गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में यह आगे और पीछे यह और इधर दोलन करता है। अगला प्रश्न, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया?
इसमें ए ऑप्शन है गैलीलियो, बी न्यूटन, सी केपलर, डी टॉल्मी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ए गैलीलियो। गैलीलियो ने ही सर्वप्रथम एक समान रेखीय गति को परिभाषित किया था। उनके अनुसार प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को गति कहते हैं। तत्पश्चात न्यूटन ने पिंडों एवं वस्तुओं की गति का वर्णन करने के लिए गति के नियम प्रतिपादित किए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? इसमें पहला ऑप्शन है ए तीरंदाजी, बी अंतरिक्ष रॉकेट, सी वेंचुरियोमीटर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ए तीरंदाजी। न्यूटन के गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो तीरंदाजी में न्यूटन के गति के इसी तीसरे नियम का उपयोग होता है। अगला प्रश्न, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? ए ऑप्शन विपरीत परासरण, बी ऑप्शन प्रसार, सी अपकेंद्रण, डी अपोहन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है सी अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है और वह प्रतिक्रिया बल जो परिणाम में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर, जैसे ये केंद्र है इससे बाहर की ओर होती है, अपकेंद्र यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। कपड़ा साफ करने की मशीन और दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला प्रश्न, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे आनुपातिक होता है। पहला ऑप्शन है वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रम, बी ऑप्शन वस्तु पर लगने वाला बल, सी ऑप्शन वस्तु का द्रव्यमान, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी वस्तु पर लगने वाला बल। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण वस्तु पर लगने वाले बल के सीधे आनुपातिक होता है और न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण वस्तु पर आरोपित तुल्य यानी जो नेट बल होता है तुल्य बल तथा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यानी कि F बराबर m ए होता है, यानी कि बल, ये बल हो गया, ये वस्तु का द्रव्यमान हो गया और ये त्वरण हो गया। अगला प्रश्न, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? इसमें देखिए ए दे रखा है ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, बी ऑप्शन है ए इक्वल टू यू प्लस वी टी, ए इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टी, ए इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टू। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान m है और प्रारंभिक वेग और जो उसका प्रारंभिक वेग है उसको हम u वेग से गति करते हुए t सेकंड में वेग प्राप्त करता है, तो संवेग में परिवर्तन की दर प्राप्त t सेकंड बाद v वेग प्राप्त करता है। तो संवेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, यानी कि इक्वल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी हो गया, इक्वल टू क्या होगा, एफ जो होगा वो हमारा होगा एम वी माइनस यू अपॉन टी।
तो ये हमारा हो जाएगा F इक्वल टू एम ए, जहाँ ए इक्वल टू क्या होगा हमारा V माइनस यू अपॉन टी। अगला प्रश्न, बल गुणनफल है। ए ऑप्शन ए द्रव्यमान और वेग का, बी ऑप्शन द्रव्यमान और त्वरण का, सी भार और वेग का, डी भार और त्वरण का। तो जो इसका सही उत्तर है वह है बी द्रव्यमान और त्वरण का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। ए ऑप्शन है गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, बी ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, सी ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ए गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। घर्षण बल एक स्थिर स्थिति के साथ साथ गतिमान स्थिति में भी लागू होता है और घर्षण से संबंधित जो गुणांक को स्थैतिक गुणांक और गतिशील गुणांक कहा जाता है। जबकि स्थिर स्थिति में कोई विस्थापन नहीं होता, अर्थात कोई कार्य नहीं किया जाता और कोई ऊर्जा रूपांतरण नहीं होता। यह गतिशील स्थिति में बल के विरुद्ध गति होती है, जिससे ऊष्मा के माध्यम से ऊर्जा की हानि होती है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित होती है। अगला प्रश्न, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है ए रोलिंग घर्षण, दूसरा ऑप्शन है बी कर्षण ड्रैग, सी सर्पी घर्षण, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसका सही उत्तर है वो है रोलिंग घर्षण। बॉल बेयरिंग एक छोटी गेंदनुमा गोलाकार संरचना होती है। बॉल बेयरिंग आप सभी ने घरों में देखा, एक गेंद में संपर्क की तरह सिर्फ एक बिंदु होता है जिसके परिणामस्वरूप बहुत कम रोलिंग घर्षण होता है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है। पहला ऑप्शन है ए शुद्ध बल, बी घर्षण बल, सी गुरुत्वाकर्षण बल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ए शुद्ध बल। किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल शुद्ध बल है और किसी वस्तु की स्थिर अवस्था या उसकी गति की अवस्था या विरोध करने की प्रवृत्ति जड़त्व के रूप में परिभाषित होती है। अगला प्रश्न, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है। जो केंद्राभिमुखी बल है वो किसके लिए जिम्मेदार है। तो इसमें ए ऑप्शन दे रखा है अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्र गति, बी वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, सी ऑप्शन है वस्तु को सीधी रेखा के साथ उड़ाना, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। जो इसका सही ऑप्शन है वो है बी वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। इसमें है जैसे एक समान वृत्तीय गति में गति स्थिर होती है लेकिन दिशा बदलती रहती है और दिशा वेग बदलने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे ही अभिकेंद्र बल कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी डोरी से बंधे हुए पत्थर को कोई व्यक्ति घुमाता है तो वहाँ अभिकेंद्रीय बल यानी कि केंद्राभिमुखी बल कार्य करता है। अगला प्रश्न, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है। पहला ऑप्शन है ए संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में, बी ऑप्शन है फुटबॉल पर अधिक बल लगाने में, सी ऑप्शन है फुटबॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को बढ़ाने में,
डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा जो ऑप्शन है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ए, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए। अपने हाथों को पीछे की ओर खींचकर गोलकीपर गेंद को पकड़ने का समय बढ़ा देता है, और समय बढ़ाकर वह इस गेंद पर लगने वाले संवेग यानी जो परिवर्तन है, संवेग परिवर्तन की दर है, उसको कम कर देता है। अगला प्रश्न, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ए ऑप्शन है वेग, बी त्वरण, सी द्रव्यमान, डी बल। तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी, द्रव्यमान। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा वस्तु का वेग v है, तो उसका संवेग यानी कि p इक्वल होगा m v होगा, और संवेग और वेग का अनुपात p अपॉन v इक्वल टू m v अपॉन v इक्वल टू m होगा। अगला प्रश्न, यदि कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है, तो कार का वेग 30 किलोमीटर घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने के लिए क्या कार्य करना होगा? इसमें जो पूछा है कि जो कार्य होगा वो क्या करना होगा, जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन दिया है 1,56,650 जूल, बी 1,56,250 जूल, सी 800 जूल उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही ऑप्शन उत्तर है वो है 1,56,250 जूल। अगर हम देखें तो इसमें ये इस तरीके से निकाला जा सकता है, जहाँ द्रव्यमान m 1500 किलोग्राम है, यानी कि m जो है वो 1500 किलोग्राम है, और u है हमारा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 30 गुना 5 अपॉन 18 इक्वल टू 25 अपॉन 3 मीटर प्रति सेकंड, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। और जो कार का अंतिम वेग है, वो v इक्वल टू 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो हमारा v हो जाएगा वो 60 इंटू 5 अपॉन 18 गुना इक्वल टू 50 अपॉन 3 मीटर प्रति सेकंड होगा। और जो संपादित कार्य इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कि हाफ ऑफ m v स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m u स्क्वायर। हम इस सूत्र का प्रयोग करके इसको निकालेंगे, और ये हमारा आएगा हाफ m गुना v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल हाफ गुना m की जगह कितना है, m हमारा 1500 गुना
ब्रैकेट में v हमारा क्या है, हमने पीछे निकाला 50/3 का स्क्वायर माइनस u हमने निकाला था 25/3, तो ये रख देंगे और स्क्वायर। अब ये हमारे पास आ जाएगा पूरा करने पे 1/2 इंटू 1500। हम इसको अंदर सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आएगा ये 1875/9, और उसके बाद ये इनका पूरा सॉल्व करने पे आएगा 1,56,250 जूल। अगला प्रश्न, कार्य की एसआई इकाई है ए वाट, बी न्यूटन, सी जूल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा जो उत्तर है जो कार्य की एसआई इकाई है वह है ऑप्शन सी जूल। कार्य की एसआई इकाई जूल है और कार्य की इकाई जूल यानी कि भौतिक वैज्ञानिक जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पर रखा गया। कार्य एक अदिश राशि है और बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि W इक्वल टू F, ये फोर्स हो गए। यस। अगला प्रश्न, एक बस सीधे रास्ते पे चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री ऑप्शन ए दाईं ओर झुकेंगे, ऑप्शन बी आगे की ओर गिरेंगे, सी बाईं की ओर झुकेंगे, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन है वो है सी, बाईं ओर झुकेंगे। जब बस तीव्र गति से दाईं ओर मुड़ती है तो बस का जो जड़त्व बदल जाता है, लेकिन जो यात्रियों का जड़त्व है अब भी सीधी दिशा में की ओर रहता है, इसलिए जो यात्री होंगे वो बाईं ओर झुक जाते हैं। अगला प्रश्न, अपेक्षिता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? पहला ए अल्बर्ट आइंस्टीन, बी आइजैक न्यूटन, सी स्टीफन हॉकिंग, डी मैरी क्यूरी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। जो इसका सही ऑप्शन है वह है ए अल्बर्ट आइंस्टीन। अपेक्षिता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रस्तुत किया था और इस सिद्धांत के अनुसार जो है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये जो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था सूत्र, ये वह है जहाँ E जो है वो क्या है, हमारा ऊर्जा, एम जो है वो द्रव्यमान है, और सी जो है वो प्रकाश का वेग। अगला प्रश्न, एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? ए ऑप्शन है वेग, बी त्वरण, सी अभिकेंद्रीय बल, डी गतिज ऊर्जा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन है वह है डी गतिज ऊर्जा। जब कोई पिंड क्षैतिज वृत्त में स्थिर गति चाल से घूम रहा होता है तो उस पिंड की जो गतिज ऊर्जा होती है वो स्थिर रहेगी,
जब पिंड एक क्षैतिज वृत्त में घूर्णन करता है तो केवल वेग, त्वरण और बल की दिशा प्रत्येक समय लगातार बदलती रहती है, लेकिन उनके परिणाम के संदर्भ में परिवर्तन नहीं होता और किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न, यदि धरती पर घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? जैसे यहाँ ऑप्शन दे रखा है बढ़ जाएगा, बी ऑप्शन दे रखा है घट जाएगा, सी ऑप्शन दे रखा है कोई परिवर्तन नहीं होगा, डी ऑप्शन दिया है 2 गुना हो जाएगा, ई ऑप्शन दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से नहीं। तो इसमें जो है सही ऑप्शन है वो है बी, घट जाएगा। किसी परिक्रमण करने वाले निकाय पर भूमध्य रेखा पर अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करता है, तो यह बल गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है, जिससे भूमध्य रेखा पर व्यक्ति के भार में कमी दर्ज की जाती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण लगभग है। पहला ऑप्शन है ए 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसका सही ऑप्शन है वो सी 9.8 मीटर पर सेकंड। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसे जी से प्रदर्शित किया जाता है और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण एक सदिश राशि का उदाहरण है। अगला प्रश्न, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा? इसमें ऑप्शन ए दे रखा है लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के ऊपर जाते समय शून्य हो जाएगा, बी ऑप्शन दिया है कि लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा, सी ऑप्शन दे रखा है लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से किसी भी दिशा में जाते समय शून्य होगा और डी ऑप्शन दिया है कि लिफ्ट के त्वरण के दर बदलने से प्रभावित नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन है वो है बी, कि लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के से नीचे जाते समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति का दाव नहीं पड़ता, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, अतः उस समय फर्श पर उसके द्वारा लग रहा बल शून्य होगा। अगला प्रश्न, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होता है? पहला ए समान परिमाण के बल का अनुभव होगा, बी अलग अलग त्वरण होगा, सी उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, डी किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। तो जो इसका सही उत्तर है वो है डी, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। हम देखते हैं जब कोई पिंड मुक्त अवस्था में गिरता है तो उसका वेग केवल गुरुत्वाकर्षण द्वारा उत्पन्न त्वरण पर निर्भर करता है और पिंड के द्रव्यमान पर नहीं। अतः जो मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तुओं का वेग किसी भी क्षण समान होगा। और हमारी क्लास यहीं पे आज समाप्त होती है और हम इसी प्रकार से 30-30 प्रश्नों की श्रृंखला आपको विज्ञान की लाते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और धन्यवाद दोस्तों।